जी हाँ, आज बात करें डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेहुल कुमार जी से, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में कई सुपरहिट पिक्चर बनाई हैं। देखिए, आप देख सकते हैं नाना पाटेकर राजकुमार जी, अमिताभ बच्चन जी, नाना पाटेकर जी, ऐसे कई अनगिनत हीरो है जिनके साथ उन्होंने काम किया है। फिर फिरोज खान साहब के बेटे के साथ काम किया है, अनिल कपूर जी के साथ काम किया है, माधुरी जी के साथ काम किया है। ऐसे कोई एक्टर नहीं है जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया, जैसे धर्मेंद्र जी है, जितेंद्र जी है, ऐसे अनगिनत लोगों के साथ काम किया है। और आज बात करेंगे मेहुल कुमार जी से। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। डायरेक्टर मेहुल कुमार जी आज हमारे साथ है। उन्होंने कई अनगिनत पिक्चर बनाई है बड़े से बड़े एक्टरों के साथ। मेहुल जी, सबसे पहला हमारे इंडिया के लिए सवाल है मेरा कि आपने कौन से सन में कौन सी फिल्म बनाई थी? देखिए, अब फिल्म इंडस्ट्री में मेरे को 47 ईयर कंप्लीट हुए। 47 में 18 गुजराती फिल्में और 19 हिंदी फिल्में बनाई। तो 2077 से मेरी पहली फिल्म फ्लोर पे गई थी, जो 78 में रिलीज़ हुई। गुजराती थी जन्म जन्म ना साथी, और हिंदी थी फिर जन्म लेंगे हम। ताहिर हुसैन साहब ने प्रोड्यूस की थी एंड रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी। मेरे जानकारी के हिसाब से आपने गुजराती 18 पिक्चर बनाई और हिंदी में जो है 19 पिक्चर 19 बनाई, यस। और लास्ट फिल्म मैंने मतलब जागो 2004 में रिलीज़ हुई। उसके बाद मैंने फिल्म बनाना बंद कर दिया। हिंदी की अगर बात करें, शुरुआत जो 19 पिक्चर है तो उनके नाम याद है आपको? 19 में से मतलब देखिए, जन्म जन्म ना साथी फर्स्ट फिल्म, उसके बाद हिंदी में देखे तो वो फिर जन्म लेंगे बाईलिंगुअल, तो फिर जन्म लेंगे हम के बाद आई थी मेरी लव मैरिज अनिल कपूर मीनाक्षी से सदरी के बाद साथ। और उसके बाद आई अनोखा बंधन, शबाना जी, दादा मुनि, काफ़ी आर्टिस्ट शिगला जी थे और नवीन निश्चल जी थे। और उसके बाद फिर मेरी जो राज साहब के साथ पहली फिल्म आई मरते दम तक, राजकुमार जी के साथ। जी, राज साहब की वो कम बैक फिल्म थी, गोविंदा मंदा की नहीं, फरा, उसमें फरा थी। फिर जंगबाज आई, उसमें राज साहब थे। और हाँ, फिर जंगबाज के बाद धर्म जी, जीतू जी के साथ मेरी नफरत की आंधी, पाप की आंधी, फिर आसमान से ऊंचा, हाँ, फिर आंसू बने अंगारे, उसके बाद फिर तिरंगा, क्रांतिवीर, कोहराम। आर्टिस्ट के नाम? तिरंगा में राजकुमार जी थे और राज साहब और नाना पाटेकर। और उसके बाद फिर तिरंगा के बाद क्रांतिवीर बनाई। क्रांतिवीर में नाना पाटेकर सोलो था। और क्रांतिवीर के बाद फिर अमित जी के कमबैक फिल्म मृत्युदाता, जो उनकी होम प्रोडक्शन थी अभिषेल, वो मैंने रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मी। अमिताभ बच्चन जी की होम प्रोडक्शन आप डायरेक्ट की? यस, वो एक मेरी लाइफ का यादगार मतलब मेरी फिल्म है। जैसे मरते दम तक राज साहब का कमबैक था, 5 साल के बाद राज साहब ने कोई फिल्म की तो मरते दम तक की थी, जो मेरे साथ की थी। उसके बाद अमित जी ने भी 5 साल के बाद जब कमबैक किया तो मेरे साथ फिल्म की, उनकी होम प्रोडक्शन मृत्युदाता। एंड मृत्युदाता के बाद फिर अमित जी ने वापस मेरी होम प्रोडक्शन की, कोहराम, नाना के साथ। और कोहराम के बाद फिर मैंने जागो बनाई, जो चाइल्ड रेप पे रवीना टंडन, मनोज वाजपेयी, वो फिल्म थी। तो इस तरह से मतलब कंटिन्यू 47 ईयर्स की करियर में। मेहुल जी, आजकल जो चल रहा है पार्ट 2, पार्ट 3, और आपकी तो एक ज़माने की सुपरहिट पिक्चर कई रही, जैसे मरते दम तक है, क्रांतिवीर है राजकुमार जी के साथ, बहुत सारी पिक्चर, नाना पाटेकर जी के साथ आपकी पिक्चर है। तो अभी पार्ट 2 के बारे में आपको सोचा है? देखिए, अभी मेरी ऑलरेडी मीटिंग है पार्ट 2 के लिए 2-3 कंपनियों के साथ चली है। सब तिरंगा 2 बनाने का बोल रहे हैं, तो तिरंगा 2 बनाने का भी प्लानिंग चल रहा है। दूसरा एक मेरा देशभक्ति के ऊपर करंट टॉपिक पे सब्जेक्ट है, मिशन तिरंगा, वो भी नाना के साथ, मतलब ये दोनों में नाना इज एग्रीड एंड फाइनल भी है, मतलब तो नाना के साथ प्लानिंग चल रही है मेरी। और ये दोनों करंट टॉपिक पे है। ये तिरंगा 2 मतलब बहुत ही अच्छी तरह से मैंने घुमा के स्क्रिप्ट भी बनाई हुई है, तो डेफिनेट मतलब वो फिल्म भी लोगों को पसंद आएगी वापस, क्योंकि वो उम्मीदें लेके आएंगे लोग। आज सुपरहिट फिल्मों का पार्ट 2 बनाना मुश्किल भी होता है, इजी नहीं होता है, क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं। तो वो सारा मैंने किया हुआ है पूरा। मेहुल जी, अपने ज़माने के आप बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं। इस बात शायद आपको पता नहीं, आप बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन नए जो जनरेशन के जो एक्टर है आपसे भी काफ़ी उम्मीद लगाई कि आप उनको भी चांस दें, मौका देंगे? नहीं, मैंने तो हमेशा कभी भी, मैंने हमेशा आर्टिस्टों के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। जब मैंने, आपको मालूम होगा शायद, परेश रावल को मरते दम तक में एक इंस्पेक्टर का छोटा सा रोल था, उस टाइम पे वो स्टेज पे काम करते थे। और उसके बाद फिर क्रांतिवीर में जब उसकी इमेज चेंज करने के लिए मैंने उसको पॉजिटिव रोल दिया, तभी भी मेरे को परेश भाई ने बोला कि मेहुल भाई यार, मैं ऐसा पॉजिटिव रोल कैसे करूँगा यार, मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ, कॉमेडी रोल कर रहा हूँ, और ये लाइट रोल आप मेरे को दे रहे हो। मैं बोला देखो, तुम्हारी इमेज
मेरे को मालूम है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ ना, तुम आर्टिस्ट अच्छे हो तो एक्सपेरिमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और वो उसके बाद देखिए कितने सब कॉमेडी रोल उसको मिले, कैरेक्टर रोल मिले, विलन के कैरेक्टर सारे बंद हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं है मतलब। और तिरंगा में भी मैंने नए विलन को ब्रेक दिया, आयशा जुल्का को ब्रेक दिया, ममता कुलकर्णी को ब्रेक दिया, प्रसन्नजीत को ब्रेक दिया। तो ऐसे कितने आर्टिस्टों को ब्रेक दिए मैंने फिल्मों में। तो आज के ज़माने में टीवी एक्टर भी बहुत उछल रहे हैं, अपने अपना काम दिखा रहे हैं, लोगों को पसंद भी उनका काम सराहा जाता है। तो टीवी एक्टर भी आप किसी को ले गया? हाँ डेफिनेट, कोई अच्छे आर्टिस्ट है तो मैं तो हमेशा आर्टिस्ट अच्छा है तो मतलब नए आर्टिस्टों को कितनी बार ब्रेक दिए मैंने। और अभी भी आगे के प्रोजेक्ट में कोई सही आर्टिस्ट मेरे को लगे कि भाई ये करेक्ट है, ये रोल कर सकता है, तो डेफिनेट आई विल डू दैट। मेहुल जी, आपके ज़माने में जब पिक्चर बनती थी एक बजट होता था कुछ करोड़ों का, और आज के बजट में कई करोड़ों का बजट है। तो पहले आपने कई पिक्चर बनाने, सबसे हाईएस्ट बजट की कौन सी फिल्म थी आपकी? हाईएस्ट बजट मतलब मेरी फिल्म थी कोहराम, अमित जी, नाना पाटेकर, मतलब मल्टी स्टारर फिल्म थी। जेकी श्रॉफ, तब्बू, आयशा जुल्का, मुकेश देव, डैनी साहब, जया प्रदा जी। फिर भी मतलब उसका बजट उस टाइम पे 6.5 करोड़ था। आज किसी को बोलो तो कोई मानेगा ही नहीं। अगर आज की डेट में वही फिल्म बनती है तो क्या बजट में बनती है? तो आज की डेट में अगर वो फिल्म बनानी है तो कम से कम 200 करोड़, 150-200 करोड़ चाहिए। बाप रे, तो इतना फर्क अरे आज देखिए तो प्राइजों में कैरेक्टर आर्टिस्ट भी 5 करोड़ 6 करोड़ मांगते हैं, आर्टिस्ट तो 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ भी क्रॉस कर गए कितने आर्टिस्ट। तो ये सुन के मतलब ऐसा लगता है, मैंने कितनी बार बोला है कि आज फिल्में फ्लॉप हो रही है ना, वो ड्यू टू बजट ओनली। आज हमारी मार्केट बहुत अच्छी है, लेकिन आज सोचिए मेरा मतलब मेरा मल्टीप्लेक्स है तो मेरे को मालूम है ग्रॉस कलेक्शन और नेट कलेक्शन। ये कंपनी वाले कितनी बार क्या करते हैं, ग्रॉस कलेक्शन का पेपर में ऐड देते हैं। तो मैं कितनी बार बोलता हूँ मैंने, यार ग्रॉस कलेक्शन का ऐड देने से क्या फ़ायदा है? तो वो हंसने लगा उनका CEO। तो बोलते मैं बोला वाई आर यू लाफिंग? तो बोला सर हमारा तो शेयर बाज़ार का गेम है, पब्लिक को क्या मालूम ग्रॉस क्या नेट क्या है। अगर पब्लिक हमारे ग्रॉस कलेक्शन देख के हमारा शेयर खरीदे तो हमारा शेयर अगर 10 रुपया भी बढ़ गया डेली तो हमको 100 करोड़ रुपया वहीं से कवर होता है ऑल ओवर इंडिया में से। तो ये इनकी गेम है। तो इन्होंने धंधा बना दिया है, क्रिएशन नहीं है। आज क्या होता है, ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ का होता है तो उसमें नेट मिलता है 30 करोड़ ओनली। लेकिन वो ग्रॉस कलेक्शन पेपर में देते, नेट नहीं देते कभी, क्योंकि 50% तो थिएटर वालों का है फर्स्ट वीक में। उसके बाद GST माइनस होता है, पब्लिसिटी जितना क्या वो माइनस होता है। ये सब गिनो तो 30% नेट। 100 करोड़ का धंधा हुआ तो 30 करोड़ नेट है। अब सोचिए 500 करोड़ की कोई फिल्म बने या 200-300 करोड़ की बने, उस फिल्म की रिकवरी के लिए कितना बजट होना, कितना मतलब कलेक्शन होना चाहिए, वो हिसाब लगाओ तो इम्पॉसिबल हो जाता है। जो आर्टिस्ट लोग भी मतलब अपनी प्राइसें कम नहीं कर रहे, जो एक्चुअली कम होनी चाहिए। आज भी पिक्चरें कम बजट में बने ना तो 100% हर फिल्म हिट हो सकती है। मेहुल जी, आपने बहुत सारी पिक्चर बनाई, एक आखिरी फिल्म को अगर ले आप कहें तो मतलब 10-15 साल का गैप है, तो ये गैप की वजह क्या रही? वजह इसलिए कि ये मतलब मेरा क्या है, मैं अपने हिसाब से फिल्म बनाता हूँ, मतलब सरेंडर होके कभी मैंने फिल्म नहीं बनाई आज तक। तो अभी क्या है, मतलब अभी किसी के साथ भी ज्वाइन करो तो वहाँ सरेंडर होना पड़ता है। अभी क्रिएटिव हेड होता है, क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, उसके बाद मतलब और कितने 3-4 एक्स्ट्रा मतलब ऐसे पोस्ट है जिनका मतलब फिल्म मेकिंग के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और आज मैं डेफिनेट कहूँगा कि पहले क्या था, क्रिएशन था, आज फिल्म मेकिंग धंधा बन गया है। क्रिएशन साइडवेज है, पहले राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर, ये 3 लोग मिलके और चौथा प्रोड्यूसर मिलता था और फिल्म बनाते थे। आज प्रोड्यूसर भी 4-5 होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर एक फिल्म में 4 होते हैं, नाम पूछो किसी को याद नहीं होता है। पहले एक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम लोगों को याद रहता था, लिरिक्स राइटर के नाम लोगों को याद रहते थे, क्योंकि वो इन्वॉल्व होके कहानी में गाने लिखते थे। आज गानों का कहानी के साथ कोई लेना देना नहीं। अब सुनो, पिक्चर फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं चली तो मंडे डिसकंटिन्यू हो जाती। तो ये सब चीज़ें। मेहुल जी, ये तो सारी बातें हो गई। अभी हमारे कुर्बाम का नाम फिर उनकी याद आई। आपने इतने सारे एक्टरों के साथ काम किया है, डैनी जी के साथ, प्रेम थोड़ा जी के साथ, जीतू जी के साथ, सबके लिए 2-2 लाइन बोलेंगे क्योंकि आपका अनुभव कैसा रहा जीतू जी के साथ? देखिए, जीतू जी और धर्म जी के पिक पीरियड में मैंने 4-4 फिल्में दोनों के साथ की, और इतना अच्छा मतलब एक होता था कि सरेंडर टू डायरेक्टर। वो लोगों ने कॉस्ट्यूम एक बार आप डिस्कस कर लो कि ये आपका ड्रेस है, ये आपका कैरेक्टर है, फिर उसके बाद कभी कोई इंटरफियर नहीं होता, न रहने का प्रॉब्लम न खाने का प्रॉब्लम। एक साथ टेबल पे बैठ के हम लोग खाना खाते थे, मजाक मस्ती होती थी। आज कोई एक साथ बैठ के खाना भी नहीं खाता है, सब अलग अलग बैठते हैं और स्क्रिप्ट पूरी सुनते थे, सीन वाइज डायरेक्टर सुनाता था। ईमेल
बिजनेस मैनेजर को भेजो, ये सब चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। इसलिए अभी आज क्या हो गया है, सिर्फ पैसे की बात करो, बाकी कुछ भी जो करना है करो। उस टाइम पे आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर वो लाइक फैमिली की तरह काम करते थे। और फिल्म नहीं चले न तो डायरेक्टर, आर्टिस्ट कभी कभी प्राइजें कम भी कर देते थे सेकंड फिल्म के लिए। आज आर्टिस्ट लोग वो नहीं करते बोलते। तो एक फैमिली एटमॉस्फेयर था ना, वो अब खत्म हो गया है। प्रेम चोपड़ा डैनी जी के बारे में कुछ बोलेंगे आप? प्रेम चोपड़ा डैनी जी भी, डैनी साहब तो देखिए मेरे साथ फर्स्ट फिल्म की थी ना, तभी उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा उस टाइम के हिसाब से थी। तो मैंने उनको बोला सर आपका 12 दिन का काम है और आप इतनी प्राइस मांग रहे हो। तो बोलते सब लोग बोलते हैं मेहुल जी पहले 12 दिन, फिर 12 दिन का 15 दिन 20 दिन भी हो जाता है। मैंने नहीं, मेरी फिल्म में आपका 12 दिन का काम है, तो आपकी जो प्राइस है ना उसको पर डे में डिवाइड कर दो, और 12 दिन का जो पैसा होता है आपको शूटिंग के पहले चाहिए तो भी मैं देने को तैयार हूँ, या आपको पर डे चाहिए तो भी मैं देने को तैयार हूँ। और उन्होंने मेरे साथ पर डे के हिसाब से किया। उनके सेक्रेटरी ने बोला मेहुल जी आपकी बात मान गए, और 12 दिन के ऊपर, मतलब 12 दिन के ऊपर 13वां दिन नहीं होगा बोला। और मैंने देखिए किया उनका काम, और 12 दिन पर डे। फिर दूसरी फिल्म भी उन्होंने की तो मेरे को सीधा पूछा पर डे, मेरा यस कितने दिन है, मेरा 15 दिन। तो 15 दिन में ओके हो गया। तो ये सारा होता था। अब आज क्या है, वो सारी चीज़ें है ही नहीं। और डैनी साहब आज भी देखिए मेरे साथ मोबाइल पे बातें होती है, मैसेज पे, हर त्योहार पे, बर्थडे पे। डैनी साहब, अमित जी, नाना, शक्ति जी, अपना प्रेम चोपड़ा जी, तो पुराने जितने आर्टिस्ट हैं वो फ्रेंडली हो जाते थे। आज के आर्टिस्ट फ्रेंडशिप कुछ नहीं है, सिर्फ धंधे की बात करो। पिक्चर आपकी फ्लॉप हुई तो सेकंड फिल्म में आपके फ़ोन भी बंद कर देते। ये हो गई डैनी जी की बात। प्रेम चोपड़ा जी के बारे में कुछ कहेंगे? प्रेम चोपड़ा भी वैसे ही एकदम जेंटलमैन, और कोई प्रॉब्लम नहीं उनके साथ भी काम करने में, सेट पे भी मतलब। तो इसीलिए वो आज यादगार आर्टिस्ट हैं। जितने भी पुराने आर्टिस्ट हैं उनको लोग आज भी याद करते हैं। अमित जी का देखिए मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो मैं दूसरा आर्टिस्ट का शॉट ले रहा था, तो अमित जी का काम उसमें टाइम थी, वो शॉट लगने में 15 मिनट 20 मिनट जाने वाला। तो मैंने अमित जी को बोला कि सर आप वैन में जाके बैठ सकते हैं या मेकअप रूम में भी बैठ सकते हैं। तो मेरे को बोलते मैं यहाँ बैठूँ तो आपको कुछ प्रॉब्लम है? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलते नहीं मैं इधर ही बैठूँगा, डोंट वरी बोलते। आज सोचिए, आज आर्टिस्ट एक शॉट देने के बाद मैं सुनता हूँ कि सीधे वैन में चले जाते हैं। तो अमित जी को मैंने पूछा, मैंने सर आप क्यों? तो उन्होंने मेरे को सुनाया कि देखिए आप इसका क्लोजअप ले रहे हैं, अब वो क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, किस स्टाइल में वो बोल रहा है, वो मैं देखूंगा ना बोलता है। उसके बाद फिर मेरा क्लोजअप जब उसके जवाब के लिए लोग गए तो मैं फिर उसी एक्सप्रेशन को माइंड में रख के, उसके पूरे शॉट्स को दिमाग में रख के मैं बोलूँगा बोलते। अब ये कोहराम की थी। तो आज देखिए मतलब ऐसे आर्टिस्ट कहाँ मतलब है। तब वो सेट छोड़ के नहीं, प्राण साहब भी मेरे साथ लास्ट फिल्म की उनकी मृत्युदाता, वो भी सेट छोड़ के मैंने एक बार उनको बोला, वो भी नहीं गए कभी भी। तो पुराने आर्टिस्ट मतलब टोटल इन्वॉल्व होते थे कि सीन कैसे हो रहा है, सामने वाला आर्टिस्ट भी क्या बोल रहा है, तब जाके वो सारी यादगार फिल्में बनती थी उस टाइम पे। आज कोई यादगार फिल्में आई नहीं। हमारे दर्शक लोग आपको वापस फिल्म लॉन्चिंग में देखना चाहेंगे नई फिल्म के, तो कितना दिन लगेगा, कौन से सन में आप? मोस्टली देखिए नेक्स्ट ईयर प्लानिंग यही कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 15 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हो, ऐसा प्लानिंग हम लोग करेंगे। कौन सी फिल्म कर रहे हैं? तिरंगा जो बनाएंगे वही। और आजकल जो बॉम्बे की पिक्चर और साउथ की पिक्चर में ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इस पर आप क्या किस तरह से देखते हैं? देखिए साउथ वाला का आज भी मतलब क्या है कि वो कहानी पे ध्यान देते हैं और कहानी के मुताबिक कॉस्ट्यूम और कहानी इमोशनल ट्रैक भी डालते हैं। माँ बाप के कैरेक्टर भी उनकी फिल्मों में होते हैं। हमारी देखिए कोई भी फिल्म आज देखो तो मतलब कुछ भी पूछो तो बोलेंगे सर समथिंग डिफरेंट। अरे वो डिफरेंट, हमारे कल्चर चेंज हो गए, हमारे त्यौहार चेंज हो गए, माँ बाप के कैरेक्टर चेंज हो गए, वो सारे आज फिल्मों में दिखते ही नहीं है। कॉस्ट्यूम भी आप देखिए तो इंडियन कॉस्ट्यूम कहीं नज़र नहीं आएंगे आपको। तो इन्वॉल्वमेंट जो कहानी में होना चाहिए ना आम आदमी का, वो नहीं हो रहा है हमारी फिल्मों में, जो पहले होता था। कैरेक्टर के साथ अपने आप को कंपेयर करते थे, आज कंपेयर करने वाले कैरेक्टर नहीं है। साउथ वाले देखिए आज भी मतलब इमोशन, सेंटिमेंट, एंड वहाँ पर आज भी आर्टिस्ट सरेंडर टू डायरेक्टर है। अपने यहाँ थोड़ा क्या हो गया कि आर्टिस्टों का इंटरफेयर इतना है कि डायरेक्टर को साइडवेज भी करते थे कभी कभी। इसीलिए फिर वो प्रपोजल बनती है, डायरेक्टर भी फिल्म के लिए पैसा कर लेता है, ठीक है चलो यार जो बोले कर लेंगे, बाद में फिल्में चले नहीं चले तो नेक्स्ट फिल्म। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मेहुल कुमार जी ने एक पिक्चर बनाई थी, राजकुमार जी जो कोरड पे आते हैं हेलीकॉप्टर से, वो सीन अमर हो गया, उस पर क्या कहेंगे आप? वो मतलब
राज साहब के साथ सोच सकते हैं। वो जब राज साहब को भी मैंने कहानी सुनाई थी जंगबाज की, तो मैंने बोला मेरा राजी आप वकील का रोल कर रहे हो, और वकील कैसा है, मतलब उसका खुद का आइलैंड है, वहाँ पे रहता है, और कोर्ट में वो हेलीकॉप्टर लेके आता है। तो हेलीकॉप्टर लेके वकील इंडिया में कहीं है ही नहीं, मैं तो इंडिया में नहीं है, लेकिन आप आओगे तो तालियां बजने वाली है और आप कर सकते हो। तो मतलब राजी एक्सेप्ट हो गया। फिर मेरे को बोला ऐसे लोकेशन कहाँ ढूंढोगे। फिर उसके लिए मैं 4-5 सिटी घुमा। उसके बाद बेंगलोर में मेरे को वो जगह मिली और वहाँ पे मैंने वो शूट किया हुआ है। देखिए मतलब पूरी कोर्ट एक्सटीरियर है और वहाँ के लोकल वकील भी है। वो सब बोले थे मेहुल जी हम लोग करेंगे। मैं बोला आप आ जाइए। संडे को मैंने शूट किया, हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, राज साहब उतरे, फिर कोर्ट रूम का तो सेट लगा था, वो अंदर थे, लेकिन एक्सटीरियर पूरा मैंने वहाँ पे किया था। और सारे लोकल वहाँ के जितने वकील थे वो सब आ गए थे ड्रेस पहन के। तो वो ओरिजिनल वो भी खुश हो गए, राज साहब के साथ हमारे सीन आ जाएगा। तो इस तरह से क्या था। तो राज साहब का मतलब लगता था, देखिए उस टाइम। अभी हाल ही में दिलीप साहब की सालगिरह हुए है और राज कपूर साहब का 100 साल सालगिरह मना रहे लोग। रफ़ी साहब के 100 साल अगर दुनिया में हो तो मनाते लोग, बर्थडे मनाए हैं अभी। तो आपको क्या लगता है आपके टाइम पे रफ़ी साहब नहीं रहे और एक गाना गवाने थे क्या आपके? नहीं देखिए मेरा फिल्म, मेरी लाइफ की फर्स्ट फिल्म फिर जन्म लेंगे हम, उसका मुहूर्त हुआ था रफ़ी साहब के गाने से जी। और रफ़ी साहब के साथ मेरी इतनी अच्छी मतलब ट्यूनिंग हो गई थी। बाद में मेरी बहुत सारी गुजराती फिल्मों में उन्होंने गाने गाए। और एक मैं बोलूँगा, मैंने वो अभी रफ़ी साहब की एनिवर्सरी पे ये मैंने एक प्रेस वाले को इंटरव्यू में भी कहा था कि रफ़ी साहब के साथ मेरा एक यादगार मुहूर्त है जो मैं लाइफ में नहीं भूल सकता। मेरी होम प्रोडक्शन गुजराती फिल्म थी, राजपूतानी टाइटल था। तो मैंने रफ़ी साहब को बोला कि रफ़ी साहब मुहूर्त है और गाना आपको ही गाना है। तो प्रॉब्लम क्या था, उस टाइम पे रमज़ान महीना चल रहा था और रफ़ी साहब रमज़ान महीने में गाने नहीं गाते थे, सब रोज़े रखते थे वो। तो मेरे को बोले मेहुल तुम मेरा रमज़ान महीने में रिकॉर्ड ब्रेक करवाना चाहते हो? मेरा नहीं सर, रमज़ान महीने में मेरी फिल्म का मुहूर्त करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, एक काम करो, फिर रोज़ा खुलने के बाद नाइट शिफ्ट में मैं ये गाना करूँगा, फिर 3-4 बजे तक भी रात को चलेगा, तो उस हिसाब से बुकिंग करवाओ। तो मैंने फिर उस टाइम पे बॉम्बे लैब थी, आपको मालूम हो तो, वो बॉम्बे लेबोरेटरी में मैंने फ़ोन किया। मैं बोला भाई मेरे को रिकॉर्डिंग करनी है लेकिन नाइट में। तो बोले नहीं रमज़ान महीने में रफ़ी साहब गाएंगे ही नहीं। बोला नहीं, रात को आने वाले हैं। तो पूरी लैब में हंगामा हो गया कि रफ़ी साहब फर्स्ट टाइम रमज़ान महीने में गाना गा रहे हैं। और वो आए, वो गाना गाया रफ़ी साहब ने, और वो गाना भी सुपरहिट हुआ। मतलब कौन सा गाने के क्या ये गुजराती गाना था, बताएं। हम हमें दर्शकों को गाना सुनाएंगे वो। हाँ, जो गाना है मेरे को याद है, बहुत ही अच्छा था। और क्यारे मणे ना जानू प्रीत क्यारे फले। रही बात अभी जैसे दिलीप साहब का भी आपका सामना हुआ और आपने दिलीप साहब से भी काम कराना चाहते थे, ऐसी क्या वजह थी? दिलीप साहब के साथ मैं फिल्म करना चाहता था। एक तो जंगबाज जब फिल्म हम लोग ने कहानी लिखी, वो कृष्णा अर्जुन की कहानी थी। तो कृष्णा का जो रोल था वो हम लोग ने दिलीप साहब के लिए पहले सोचा था। तो राज साहब के साथ मरते दम तक मेरी सुपर हिट हुई थी, लेकिन प्राण जी चाहते थे कि मेहुल जी दूसरी फिल्म दिलीप साहब के साथ करिए। तो मैंने दिलीप साहब को फ़ोन करके उनके सेक्रेटरी से बात किया और दिलीप साहब के साथ टाइम भी रखा। बंगलो पे मैं गया, पूरी स्क्रिप्ट लेके कहानी सुनाई उनको, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनी। फिर उसके बाद मेरे को बोले कि थोड़ा सा इस पे और हम लोग वर्क करने के लिए बैठ सकते हैं। बोला दिलीप साहब देखिए, मैंने बचपन से आपकी फिल्में देखी है, मैं आपका फ़ैन हूँ, लेकिन अभी आपका टाइम और हमारे टाइम में बहुत फ़र्क है। क्योंकि आज अगर एक फिल्म बनाने में मैं 5-6 साल लगा दूंगा ना, तो शायद मेरा करियर ख़त्म भी हो जाए। मेरा अभी मैं 6 महीने में एक फिल्म कंप्लीट करता हूँ। तो ये पूरी बाइंड की हुई स्क्रिप्ट है, आपको मैंने सीन वाइज सुनाई। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, या आप मेरे को कन्विंस करो या मैं आपको कन्विंस करूँगा, तो हम चेंज कर सकते हैं। तो मेरे को बोलते मियाँ तुम तो घोड़े पे बैठ के आए हो। तो बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन अभी टाइम वैसा है। तो बोलते नहीं फिर कभी दोबारा काम करेंगे, लेकिन बोले तुम्हारी स्टाइल मेरे को पसंद आई। बोलते फ्रेंकली बोल दिया तुमने सब कुछ और कोई प्रॉब्लम नहीं बोले। और उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट बंद किया, मेरे से हाथ मिलाया, चाय पिलाया मेरे को और गाड़ी तक छोड़ने आए। सोचिए मेरी गाड़ी का दरवाज़ा उन्होंने खोला, गाड़ी में मैं बैठा और मेरे को बोलते खुदा हाफिज़, फिर कभी मिलेंगे। खुदा हाफिज़। तो मेरे को याद है। और उसके बाद फिर दिलीप साहब के साथ एक यादगार बात मेरे को याद रहेगी। हर बर्थडे पे मैं उनको विश करने चाहता था, फ़ोन करते थे, बात होती थी। और उसके बाद तिरंगा जब रिलीज़ हुई और तिरंगा का उन्होंने न्यूज़ सुने, ये किया, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से उनके सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि दिलीप साहब ट्रायल देखना चाहते हैं। तो मेरा ठीक है, कभी भी ट्रायल रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो
दत्त साहब का बंगलो था, वहाँ पे थिएटर था, आपको मालूम हो तो वहाँ पे अजंता में क्रांतिवीर की ट्रायल रखा। दिलीप साहब आए देखने, थोड़े उनके फ्रेंड्स भी थे, और पिक्चर ख़त्म हुई। उसके बाद वहाँ पे आपको मालूम है तो बाहर निकलो तो एक मार्बल का बैठने की जगह थी, पीछे नरगिस जी की फ़ोटो लगी हुई थी बहुत बड़ी। दिलीप साहब उधर बैठ गए और मैं खड़ा था, तो मेरे को बोलते इधर आओ, बैठो इधर। तो मैं बैठा, मैंने पता नहीं अभी क्या डायलॉग सुनाएंगे। तो बोलते तुम्हारी फिल्म का हैंगओवर हो जाता है, बोलता है। और बोलता है एक बात नाना को बोल देना, बोलते कि जब तक भी जिएगा ने क्रांतिवीर का लेवल उसके साथ रहेगा, बोलते। ये बात मैंने, बोले पीछे देखो किसकी फ़ोटो है, मैंने नरगिस जी की। बोले नरगिस को मैंने बोला था मदर इंडिया की ट्रायल के बाद कि अब तुम कुछ भी कर लो, कितने भी कैरेक्टर करो, लेकिन जब तक जियोगी तो मदर इंडिया ही कहलाओगी। और वो नाना के साथ होगा, बोलते। और आज भी देखिए वो नाना के साथ हो रहा है। नाना को मैंने रात को फ़ोन किया घर जाके कि देख दिलीप साहब का ये डायलॉग है। तो बोले मेहुल क्या बात कर रहे हैं? मैंने हाँ। तो आज भी नाना को क्रांतिवीर ही बोला जाता है, कहीं भी जाओ, प्रेस में भी, पार्टी में भी, तो क्रांतिवीर नाना पाटेकर। तो दिलीप साहब के वो डायलॉग आज भी मेरे को याद है। तो मेहुल जी, शूटिंग के दौरान कोई हादसा आपके साथ हुआ, कोई किस्सा याद है? इतनी सारी फिल्म की कुछ ना कुछ हादसा होगा, हमारे दर्शक को सुनना चाहिए कुछ। मतलब ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ कभी भी कोई फिल्मों में कि मतलब कुछ भी, सिर्फ मतलब एक बार वो गोविंदा के साथ हुआ था आसमान से ऊंचा में। हम लोग कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे और एक दिन इतनी बर्फ़ गिरी कि शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी, और वो हमारी फिल्म का लास्ट डे था शूटिंग का, आसमान से ऊंचा का एक्शन सीक्वेंस था फाइट का। तो गोविंदा दूसरे दिन जाने को तैयार हो गया, उसकी किस दूसरे की डेट थी, बोलता मैं तो चला जाऊंगा, मैं नहीं रोकूंगा। मैं बोली, मैंने यार प्रोड्यूसर की लास्ट डे शूटिंग है और वो तू चला जाएगा, तो मतलब उसकी पिक्चर फिर एक दिन की शूटिंग के लिए वापस कश्मीर आना पड़ेगा, इतना खर्चा होगा उसको। वो पता नहीं, मैं तो उधर भी हमारे काफ़ी आर्टिस्ट है, ये है वो है करके वो चला गया। फिर सुजीत जी मेरे को बोलते मेहुल जी क्या करेंगे? मेरा टेंशन मत लो, मेरा हम लोग क्या करते हैं गोविंदा के बिना पूरा शॉट्स डुप्लीकेट से हम लोग कर लेंगे और क्लोज वर्क उसका मुंबई में करेंगे। तो सुजीत जी वो तो हो जाएगा, मैंने डेफिनेट हो जाएगा ना। गोविंदा ने उसमें आपने देखी हुई फिल्म तो बहुत बड़े बड़े चश्मे पहने थे आइस पे, और उसने भी सामने वाले फाइटर जो था उसने भी वैसा ही पहना था। तो मैंने फिर डुप्लीकेट जो एक था उस टाइम पे उस्मान करके लड़का जो गोविंदा की डुप्लीकेट करता था, वो एकदम फिजिक्स गोविंदा का जैसा ही था उसका। तो मैंने पूरी फाइट सीक्वेंस वो वहाँ पर गुलमर्ग में मैंने बर्फ़ में किया, और क्लोज वर्क यहाँ पे जब किया फिल्म सिटी में तो गोविंदा मानने को तैयार नहीं था। बोले मेहुल जी कैसे मैच होगा? मैंने तू फिल्म देखना ना फिर। तो आज भी आप देखो पूरी फिल्म आसमान से ऊंचा में वो सीक्वेंस है जिसमें क्लोज वर्क गोविंदा का हमने यहाँ किया है, लेकिन फिल्म मैंने कंप्लीट की थी। तो वो एक मेरे को एक हादसा याद है हमेशा के लिए। मेहुल जी, आपने कई हीरोइन के साथ पिक्चर की है, डिम्पल कपाड़िया जी के साथ की है, आयशा जुल के साथ की है, दिव्या भारती के साथ आपने कोई फिल्म नहीं की? नहीं, दिव्या के साथ कोई करने का ऐसा मौका नहीं मिला था कभी भी, कोई नहीं। बाकी तो मोस्टली सारी आर्टिस्ट, माधुरी के साथ भी की थी मैंने फिल्में। माधुरी के साथ कौन सी फिल्म की? आंसू बने अंगारे माधुरी के साथ। हाँ, जीतू जी, माधु जी। आपकी नज़र से, डायरेक्टर की नज़र से दिव्या भारती कैसे है? आर्टिस्ट तो बहुत अच्छी है, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छी है। हाँ, यस, आपने दर्शकों उनके बारे में कुछ कहा? हाँ, मतलब मैंने उसकी फिल्में देखी है, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कभी उसके साथ काम नहीं किया था। तो कभी कभी ऐसा होता है, अपने को अफसोस रहता है कि बहन के साथ हमने काम नहीं किया, तो डेफिनेट फील होता है ये। अभी राज कपूर जी को 100 साल हुए, अगर दुनिया में होते तो काफ़ी चर्चा है। अभी एक रज़ाक कुरैशी नाम के इंसान है, सोशल वर्कर है, उन्होंने सरकार से, मोदी जी से और देवेंद्र फडणवीस जी से और बीएमसी बॉम्बे के कमिश्नर से मांग की है जुहू तारा रोड का नाम बदल के जुहू शोमैन राज कपूर रखा जाए। जुहू शोमैन राज कपूर रखा जाए, खाली तारा हटा दी जाए। इस पर आप क्या कह रहे हैं? तो डेफिनेट होना चाहिए, क्योंकि राज साहब ने देखिए मतलब एक हिस्ट्री है, मतलब उस टाइम पे मतलब उन्होंने फिल्में बनाई, फिर आर के स्टूडियो, फिर हाईलाइट में आपको बताऊं तो क्रांतिवीर हमारी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ताशकंद में थी। तो ताशकंद फेस्टिवल में जब हम लोग गए तो वहाँ रात को जो फंक्शन रखा गया था ना, वहाँ पे एक रशियन ने वो गाना गाया, मेरा जूता है जापानी, तो हम तो हिल गए सब लोग। मैं बोला, और इतना बेस्ट गाना गाया उसने, और गेटअप भी वो राज साहब का लिया था। तो रसिया में भी आज भी राज साहब की इतनी मतलब लोग चाहते हैं कि मतलब उनको मतलब राज साहब को जैसे आधे रशियनों में वैसा रिस्पेक्ट देते हैं। तो उस टाइम पे भी मेरे को लगा तो राज साहब तो मतलब एक हिस्ट्री है, उनके लिए वो नाम देना चाहिए। मैं बोलता हूँ डेफिनेट देना चाहिए। शोमैन राज कपूर, यस, शोमैन राज कपूर, डेफिनेट, क्योंकि शोमैन वही है और शोमैन किसी के साथ मैच नहीं हो सकता कभी भी। और अगर आपकी नज़र से, अगर आप जैसे क्रांतिवीर बना रहे हैं, पार्ट 2 बना रहे हैं, नाना पाटेकर के अलावा कोई नए एक्टर को भी लेंगे आप उसमें?
तिरंगा 2। हाँ, तिरंगा 2 में नाना तो है ही, नाना के साथ मतलब राज साहब का वो अभी पूरी कहानी का मैं आप बता नहीं सकता हूँ, लेकिन दूसरे आर्टिस्ट भी ऑलरेडी है उसमें, यंग हीरो भी एक है, और राज साहब का कैरेक्टर को मैंने किस तरह से वो किया है, डाइवर्ट किया है, वो भी उसमें है उनका भी पूरा। सर आपकी हमने 5 या 6 बार इंटरव्यू लिए है, लेकिन बहुत मैसेज आते हैं और नए जो आर्टिस्ट होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और उनको किस तरह से आप संदेश देंगे? मेहनत करना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे ही उछल के नहीं आना चाहिए, आप किस तरह से कहेंगे? देखिए, मतलब एक बात मैं नए आर्टिस्टों के लिए डेफिनेट कहूँगा कि पहले क्या था मालूम है कि नए के लिए इजीली चांस मिलता था। अभी क्या हो गया, ये कंपनियां आई है और उन्होंने मतलब आर्टिस्टों की एजेंसियां अलग कर दी है। अब वो एजेंसी में जाओ, फिर एजेंसी वाले प्रोड्यूसर का कांटेक्ट करते हैं। पहले क्या होता था कि आर्टिस्ट लोग ऑफिस में आते थे और ऑफिस में उनको एंट्री मिलती थी। आज आर्टिस्टों को, नए आर्टिस्टों को ऑफिस में एंट्री नहीं मिल रही है कंपनी में, तो वो एक बहुत ही मतलब गलत बात भी है। हमारे टाइम पे कोई भी आर्टिस्ट कभी भी ऑफिस में आता था, हम लोग मिलते थे, उसकी फ़ोटोग्राफ ले लेते थे, और फिर कभी भी कुछ रोल होगा तो हम तेरे को डेफिनेट बुलाएंगे। और ऐसे ही मैंने इसको मतलब जो तिरंगा का विलन है उसको ऐसे ही रोल दिया था। देखिए, वो नया लड़का था, स्टेज पे काम करता था, और गेंडा स्वामी का रोल जिसने किया है वो दीपक सिरके, और मैंने जब विलन उसको दिया तो राज साहब नाना भी परेशान थे, मेहुल नए आदमी को तुम हमारे सामने विलन बना रहे हो। मैंने राज जी वो स्टेज का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, मैंने उसका प्ले देखा हुआ है, और गेंडा स्वामी वो शकल से लगता है मेरा, इसलिए मैं उसको कास्टिंग कर रहा हूँ। और उसके बाद देखिए आज भी उसको लोग गेंडा स्वामी बोलते हैं, इसी नाम से। यस। शुक्रिया इंडिया को आपने कीमती समय दिया। मेहुल जी, ये मेहुल कुमार जी थे, जाने माने अपने ज़माने का डायरेक्टर थे, फिर दोबारा अपनी किस्मत लोगों के सामने रख रहे हैं। जिस तरह आपने पहले सराहा है, आने वाले वक्त में फिर आप मेहुल कुमार जी को सराहेंगे। मैं इंडिया से सलाम काजी।